हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट क्लास में अपन डीप लॉ के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी की अगली श्रृंखला में अपन बात करेंगे डीप लॉ है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कुछ गुण धर्मों के बारे में, और वो अपन बात करेंगे जो आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, जैसे 3D सीरीज आपकी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उसमें अपने को क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अपन उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा कुछ अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। और इस डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में अपन सबसे पहले जो आपकी 3D सीरीज होती है, कौन सी सीरीज? 3D सीरीज, डी ब्लॉक एलिमेंट और 3D सीरीज है आपकी। उस 3D सीरीज में अपन देखेंगे कुछ असामान्य व्यवहार देखेंगे। तो यहां पर डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी पीरियोडिसिटी से रिलेटेड, यानी आवर्तिता से रिलेटेड। सबसे पहला अपना यहां पॉइंट रहने वाला है, वो रहने वाला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, इसको आप क्या बोलोगे? परमाणुीय आकार। अब देखिएगा परमाणुीय आकार किस प्रकार से इफेक्ट होता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परमाणुीय आकार होता क्या है। तो आप सभी जानते हो, ये आपके पास में कोई परमाणु का नाभिक है और मान लो यहां पर कोई आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई ये कोश है या कोश है, कक्षक है। इस कक्षक में यहां पर आपके कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस परमाणु के नाभिक से लेकर इस इलेक्ट्रॉनों के मध्य की जो दूरी होती है, यह बाह्यतम कोश है। इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी और परमाणु के नाभिक के मध्य की दूरी है, इसको आप बोलते हो आयनिक रेडियस, या तो आप इसको बोल दोगे आयनिक त्रिज्या, या इसी को आप यहां बोल देते हो परमाणविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस बोल देते हो। अब ध्यान से देखिएगा, आप जानते हो प्रथम जो 3D सीरीज होती है आपकी, ये फर्स्ट 3D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट में आप चलते हो स्कैंडियम से लेकर, उसके बाद में टाइटेनियम आता है, वेनेडियम आता है, क्रोमियम आता है, मैग्नीज आता है, फेरस आता है, कॉपर आता है, सॉरी फेरस, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल और आपके ये जिंक। इस प्रकार ये आपके 21 से लेकर 30 तक के 3D सीरीज में एलिमेंट को अरेंज किया गया है। अब देखो एक्चुअल में होने वाला क्या है इसमें आपको देखने को मिलता है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, और शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब जानते हो आप सभी, परिरक्षण प्रभाव। आपको यहां पर परिरक्षण प्रभाव देखने को मिलता है। वो कैसे मिलेगा देखिएगा। सबसे पहले क्या है, आप इधर से इधर चल रहे हो, इसका मतलब बाएं से दाएं की ओर जाने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि परमाणु क्रमांक जिसको आप कहते हो, इसको मैं बोल देता हूं एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है यहां पर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉनों की संख्या या नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी आपके बढ़ रहे हैं। परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है आपका, और प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो एक्चुअल में पहले क्या होता है, जब आप इधर से इधर जाते हो तो आकार में क्या होती है? कमी होती है। यानी कि पहले जब बाएं से दाएं की ओर चलते हो तो यहां साइज में थोड़ी आपको कमी देखने को मिलती है। फिर यहां साइज है वो क्या रह जाता है? लगभग कांस्टेंट रह जाता है, या जिसको आप क्या कहते हो? लगभग समान रह जाता है। फिर आप वापिस चलते हो, वापिस जब चलते हो तो क्या होने वाला है? लास्ट में आपका आकार होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां से
आपको साइज है वो उसमें ये देखने को मिलेगा कि वो बढ़ रहा है। तो पहले तो आकार में कमी आएगी, उसके बाद में आकार लगभग कांस्टेंट रहने वाला है मध्य में, और अंत में आपको ये देखने को मिलता है कि जो साइज है आपकी वो साइज इंक्रीज हो जाती है। ऐसा किस कारण होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये देखो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, समझे? अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है ये बाह्यतम कोष है, इससे ठीक एक प्रकार कोष और है। मान लो ये कोष तो आपका हो गया है आउटर मोस्ट सेल, जिसको आप कहते हो आउटर मोस्ट सेल, यानी कि इसको तो आप कहते हो बाह्यतम कोष। देखिएगा ये है आपका बाह्यतम कोष। अब यहां पर आपका ये जो कोष है, इस कोष को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पेनुल्टीमेट सेल, यानी कि उपांत्य कोष इसको आप कहते हो। कौन सा कोष बोलोगे? उपांत्य कोष। इसको बोलोगे आप पेनुल्टीमेट सेल, यानी कि उपांत्य कोष इसको यहां पर बोला जाता है। तो एक तो आपका हो गया बाह्यतम कोष और एक आपका कौन सा हो गया? उपांत्य कोष हो गया। अब मान लो आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? इलेक्ट्रॉन मान लो यहां आ रहा है, या तो इस आउटर मोस्ट शेल में आएगा, या कहां आएगा? आपका इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक में आता है। अब मान लो इसके कारण क्या होने वाला है आपको पता है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ेगा। इसमें यहां पर आपको एक चीज ये भी देखने को मिलेगा कि इसके कारण न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है। आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा कि नाभिकीय आवेश में क्या होने वाली है? यहां वृद्धि होने वाली है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका वो बढ़ जाता। अब आपको पता है नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है, आपका यहाँ नाभिक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है वैसे वैसे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी कि आप यहां बोल देते हो कि नाभिकीय आवेश में जैसी जैसी वृद्धि होगी, ठीक वैसे वैसे आपका आकर्षण बल होता है उसमें भी क्या होता है? वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी जैसे जैसे आपको न्यूक्लियर चार्ज देखने को मिलता है, न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके आकर्षण बल में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब देखो, अब मान लो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन आपका कहां आ रहा है? ये तो बाह्यतम कोष के कारण है। दूसरी ओर आपका यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पेनिल्टीमेट सेल में, उपांत्य कोष में से आ रहा है, उपांत्य कोष में यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो इसके मध्य और इसके मध्य, इन दोनों के मध्य एक तो बाह्यतम कोष है और आपका ये आंतरिक कोष, इसको आप कहते हैं उपांत्य कोष है। इसके कारण क्या होने वाला है? देखो इलेक्ट्रॉन, और यहां भी क्या उपस्थित है आपके? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य आपको यहां देखने को मिलेगा प्रतिकर्षण। क्या देखने को मिलेगा? प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। यानी जैसे आप जानते हो समान प्रकार के जहां होते हैं वहां तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और समान प्रकार के आवेश आते हैं वहां क्या होता है? आपको आकर्षण। तो देखो ये बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु के नाभिक के मध्य तो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि चार्ज असमान हो गया तो यहां तो आपको देखने को मिलेगा आकर्षण, इनके मध्य अट्रैक्शन देखने को मिलता है। और इस बाह्यतम कोष, यानी ये जो आपका बाह्यतम कोष है और ये उपांत्य कोष है, इन दोनों के मध्य मान लो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके मध्य आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। और इस प्रतिकर्षण के कारण आपको क्या होता है? शिल्डिंग इफेक्ट, इसी को तो आप बोलते हो। तो प्रतिकर्षण के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, यानी कि यहां पर प्रतिकर्षण का मान जैसे ही बढ़ जाता है, इसी को आप कहते हो परिरक्षण प्रभाव। आपसे पूछा जाए परिरक्षण प्रभाव क्या होता है तो क्या बताओगे? जब आपके इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष से बाह्यतम कोष की ओर आते हैं, या ऐसे बोलोगे आप, सॉरी, बाह्यतम कोष से या इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष है, इस बाह्यतम कोष के मध्य और उपांत्य कोष के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होने वाला है? यहाँ पर प्रतिकर्षण लगने वाला है, और इस प्रतिकर्षण का मान बढ़ेगा, जिसके कारण आपको पता है परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो जाता है? यहां में उसमें वृद्धि हो जाती है। किस बात को समझ गए होगी शायद आप अच्छे से? चलिए, उम्मीद करते हैं। तो इसी को आप कहते हो शिल्डिंग इफेक्ट, और शिल्डिंग इफेक्ट के कारण यहां पर आपको डी ब्लॉक में क्या देखने को मिलेगा? जो आपका परमाणु आकार होता है उसमें असामान्य परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं परमाणुीय आकार में
असामान्य परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अब देखो एक चीज ये भी नोट कर लेना, आपके जितने भी धनायन की त्रिज्या होती है वो हमेशा और हमेशा उदासीन परमाणुओं की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो एक लाइन में यहां लिख देता हूं, धनायनों की त्रिज्या हमेशा उदासीन परमाणुओं की तुलना में कम होती है। यहां तक नोट किया इसने। चल अब देखना, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, एक लाइन है, नोट की लाइन है। नोट में आपको क्या लिखना है, धनायनों की त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणुओं से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो मैं लिख देता हूं, धनायनों की त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणुओं से कम होती है। वो कैसे, जैसे आप जानते हो, एक एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको, सोडियम, ठीक है, इस सोडियम की त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, इस Na+ की तुलना में। तो ये तो उदासीन हो गया, और ये कैसा हो गया आपका, धनायन हो गया। इसी प्रकार स्कैंडियम जैसे होता है आपका, स्कैंडियम से पूछो और आपको पूछा जाए स्कैंडियम+3, इसमें आकार किस प्रकार से प्रभावित होगा, स्कैंडियम का आकार होता है वो क्या होने वाला, इस स्कैंडियम+3 की तुलना में थोड़ा ज्यादा होने वाला। फिर आपसे जैसे पूछे कॉपर+1 और कॉपर+2, उसमें आपको क्रम बताना है, ठीक है। तो क्या क्रम बताओगे, कॉपर है ये धनायन उदासीन है, तो इसका तो आकार ज्यादा होगा। फिर उसके बाद में कॉपर+1 का आकार ज्यादा होगा, और सबसे कम आकार किसका होने वाला है, कॉपर+2 का आकार होने वाला है। ये कुछ आपको बात ध्यान में रखनी है कि धनायनों की त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु से कम होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जहां भी आपको उदासीन परमाणु दिखाई दे और यदि आपसे त्रिज्या का क्रम पूछा दे, तो आप क्या बताओगे, उदासीन परमाणु की त्रिज्या हमेशा और हमेशा धनायनों की त्रिज्या से क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं। यहाँ पर पहला अपन ने देखा एटॉमिक साइज, दूसरा पॉइंट देखिएगा अपन अब बात करेंगे यहां पर आयनन ऊर्जा के बारे में। 2 नंबर हेडिंग लगाएगा आप, आयनाइजेशन एनर्जी। 2 नंबर रहेगा अपना आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को आप कहते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा बोल दो चाहे आप, इसी को आप क्या कह सकते हो, आयनन विभव कह सकते हो। यह है आयनन विभव। अब देखो आयनन विभव आप जानते हो, या आयनन ऊर्जा आप जानते हो, कोई आपका उदासीन विलगित गैसीय परमाणु है और उसके बाह्यतम कोश से यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली जो एनर्जी होती है उसी को आप क्या कहते हो, आयनन ऊर्जा कहते हो। तो यहां पर मैं परिभाषा भी लिख सकता हूं, कोई आपका उदासीन है, यानी किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, यानी उसका जो बाह्यतम कोश है, आउटर मोस्ट सेल है, एक इलेक्ट्रॉन पृथक कर दो, चाहे आप बाहर निकाल दो, बात एक ही है। पृथक करने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आपकी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब देखो 3D सीरीज की बात करते हैं, इसका मतलब कौन सी, किसकी बात करें अपन, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करने जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज की जहां भी अपन बात करते हैं, तो आप सभी जानते हो इनका आकार लगभग समान रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि देखो इनके गुणधर्म क्या रहते हैं, समान रहते हैं, सभी जानते हो गुणधर्म क्या है, समान। इसलिए यदि इनके गुणधर्म समान है तो आयनन विभव के मान में थोड़ा विशेष परिवर्तन आपको देखने को मिलता नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि आकार क्या होता है, लगभग समान होता है, इसलिए आयनन विभव के मान में आपको कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है। आकार क्या होता है, इनका समान होता है,
इसलिए आपसे यदि पूछा जाए तो आयनन विभव का जो मान होता है इनका, आयनन विभव के मान में कोई विशेष परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता, परिवर्तन देखने को नहीं मिलने वाला है। फिर देखो और अपन यदि बात करें इसके मान कहां तक लाई करते हैं, तो आपके जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य इनके आयनन विभव के मान होते हैं, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल की यदि आप बात करते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य तक इनके आयनन विभव के मान होने वाले हैं। अब देखो आयनन विभव के मानों में यदि आपको कोई परिवर्तन करना हो तो क्या करोगे आप? देखिए आप यदि वृद्धि कर रहे हो मान लो आयनन विभव के मान में, अब आयनन विभव के मान में जैसे ही आपने वृद्धि की, इसका मतलब क्रियाशीलता में भी क्या होने वाली है? वृद्धि होने वाली है। तो यहां पर आप लिख देते हो आपका आयनन विभव है वो क्रियाशीलता के क्या होता है या रिएक्टिविटी के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी यदि आपने आयनन विभव के मान में क्या कर दी? वृद्धि कर दी, उससे आपका जो क्रियाशीलता का जो मान है उस क्रियाशीलता के मान में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है अपन उसकी बात करेंगे। देखो आपके जितने भी डिब्लोक एलिमेंट होते हैं उसमें कॉपर और आपका क्रोमियम, इसके द्वितीय आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है इसके द्वितीय आयनन विभव के मान उच्च क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखना यहां से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है अपना क्वेश्चन ये बन सकता है क्रोमियम और आपका जो कॉपर होता है उसके द्वितीय के आयनन विभव के मान उच्च होते हैं क्यों? क्वेश्चन आ सकता है ये। अब आप जानते हो देखो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो आपका स्कैंडियम होता है वो तो दर्शाता है +3 और एक केवल कॉपर होता है जो कि क्या दर्शाता है? +1 दर्शाता है। स्कैंडियम तो +3 दर्शाएगा और कॉपर कौन सी दर्शाएगा? +1 दर्शाता है। अब देखो स्कैंडियम और कॉपर इसमें हो गया एक्सेप्शन। इस स्कैंडियम को और इस कॉपर को छोड़कर अन्य जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो सभी स्टेट है। स्कैंडियम तो +3 दर्शाएगा, कॉपर +1 दर्शाएगा, इसके अलावा जितने भी आपके 3D वाले तत्व है वो क्या दर्शाते हैं? Cu+2 दर्शाते हैं। केवल आपको स्कैंडियम और कॉपर है वो +1 वाला देखने को मिलता है। अब मैंने एक क्वेश्चन बताया था अभी आपको, उसको करने की अपन कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपका क्रोमियम और कॉपर है इसके द्वितीयक आयनन विभव के मान उच्च क्यों होते हैं? इसका रीजन बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है क्रोमियम एंड कॉपर के द्वितीय के आयनन विभव के मान उच्च होते हैं क्यों? इसके मान उच्च होते हैं क्यों? आपको ये बताना है कि इसके मान उच्च क्यों होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मानों का उच्च होने का कारण क्या होता है। सबसे पहले आप देखते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको एक बात ये कंफर्म हो जाती है कि आपका जो क्रोमियम होता है और आपका जो कॉपर होता है इसमें आपको एक तो देखने को मिलता है अर्धपूर्ण विन्यास और एक आपको देखने को मिलता है पूर्णपूरित विन्यास। यानी अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होते हैं आपके, उनकी हो जाता है स्थायित्व अधिक और स्थायित्व होने के कारण आपको इसके द्वितीय आयनन विभव के मान उच्च देखने को मिलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो क्रोमियम की यदि बात करें अपन तो क्रोमियम के लिए Z बराबर कितना होता है? 24 होता है। फिर देखो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो देखना यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो मैंने बताया था कि आर्गन 3d5 4s1 होता है, ये होता है क्रोमियम के लिए। अब आपको पता है कि यहां पर आपके पास में d उपकोष है और d उपकोष के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कुंड का नियम लगाते हुए चलोगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों को आप बढ़ते जाइए।
और 4s की यदि बात करोगे आप, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में? केवल एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर ये तो आपकी अवस्था कौन सी है? क्रोमियम है। अब देखो यहां पर मैंने लगाया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी इसको, पहली आयन ऊर्जा दी, और आयन ऊर्जा का मतलब हो गया कि उसका जो बाह्यतम कोश होता है उसे आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो आप जानते हो ये 4s कक्षक कैसा होता है, इसका ये जो कक्षक होता है ये आपको यहां देखने को मिलता है बाह्यतम कोश, और ये कोश कौन सा है? आपका उपांत्य कोश है। जानते हो ये है आपका पेनल्टी मिड सेल, और ये जो कोश है बाह्यतम कोश है। अब यहां से क्या होगा? बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, आपने क्या की? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी, पहली आयनन ऊर्जा जिसको आप कहते हो वो आपने एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन किया। इसका मतलब आपके पास में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s उपकोश से बाहर, एक इलेक्ट्रॉन 4s उपकोश से आपका यहां निकला बाहर। क्या विन्यास बचा है? अभी 3d5 बचा है। अब देखो यहां पर क्या होगा? अब द्वितीयक आयनन विभव यदि आप देना चाहते हो, ध्यान दीजिए, अब यदि मेरे को यहां पर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल देना पड़े, पोटेंशियल बोल दो चाहे एनर्जी बोल दो, यदि वो मेरे को देना पड़े तो यहां पर से अब इलेक्ट्रॉन निकालना उतने आसान नहीं है। कारण क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉनों का निकलना अब उतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हो 3d5 ऑर्बिटल है, 3d5 कोश है, तो यहां पर आपका जो हाल्फ फिल्ड ऑर्बिटल होता है जिसको आप क्या बोलते हो? अर्ध पूरित कक्षक। अर्धपूरित कक्षक है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना उतना आसान नहीं है। यानी कि अर्धपूरित कक्षक है ये आपका हमेशा ज्यादा स्थायित्व होता है, उसका स्थायित्व या स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहां से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो प्रथम आयनन विभव तो इसका आसान होता है, लेकिन द्वितीय आयनन विभव से अब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए क्रोमियम की बात कर लोगे आप तो उसके आयनन विभव के मान, और वो कौन से वाले? द्वितीयक वाले, बहुत ज्यादा होते। आइए अपन बात करते हैं कॉपर। कॉपर की यदि अपन बात करेंगे तो कॉपर का सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर या उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप क्या बताओगे कि द्वितीय आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। देखिएगा कॉपर की बात करते हैं, कॉपर के लिए जेड कितना होता है आपका? 29 होता। अब देखना यहां से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, आर्गन आपके पास में आता है 3d5 सॉरी 3d10 4s, या फिर टिप कोश की बात करते हो तो यहां पर क्या होता है? ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, यहां पर 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 बॉन्ड के नियम से हिसाब से ग्राउंड सबसे पहले आयनिक इलेक्ट्रॉनों को पहले भरा जाएगा, फिर किसके पेयर किया जाएगा, इनको युग्मित किया जाता है, और इसके पास आप जानते हो केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ये तो आपका हो गया 3d कक्षक, और ये कक्षक कैसा हो गया आपका? 4s कक्षक हो गया। अब देखो क्या होने वाला है, आपने क्या किया? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि प्रथम आयनन ऊर्जा आपने दी। प्रथम आयनन ऊर्जा का मतलब हो गया आपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। जैसे ही आपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो यहाँ 3d है, यहाँ 4s कक्षक है वो आपका क्या रह गया? खाली रह गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया यहाँ से। ठीक है, अपने को एक इलेक्ट्रॉन को फर्ता करना है, और उसको फर्ता करने के लिए दी जाने वाली आपकी जो एनर्जी होती है उसी को आप क्या कहते हो? आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपकी कितने हो गए? 10 हो गए। अब यहां पर आपको विन्यास क्या प्राप्त हो गया है? 3d10 विन्यास प्राप्त हो गया है। 3d10 को आप नोटिस करते हो तो ये किस प्रकार का ऑर्बिटल है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, और मैंने आपको बताया था कि जो आपके पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं या अर्धपूरित कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व अपूरित या रिक्त कक्षकों की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता। तो यहाँ पर 3d10 है, ये कैसा ऑर्बिटल है आपके पास में? फुली
फील्डिंग ऑर्बिट, इसको बोला जाता है पूर्ण पूरित कक्ष, पूर्ण पूरित। और पूर्ण पूरित कक्ष की यदि आप बात करते हो, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, उसका जो स्थायित्व होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। और स्थायित्व यदि इसका ज्यादा है तो अब क्या होने वाला है, यहां से इस फोरस से आप इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया आपने, लेकिन इस डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है। और यदि निकालना है आपको तो फिर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी कारण इसको क्या बोला गया, इसके द्वितीयक आयनन विभव के मान बहुत ज्यादा होते। क्लियर, नोट करें यहां तक। अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसकी अपन बात करते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज, धात्विक प्रकृति। देखिए नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज की। तीसरी जो प्रॉपर्टीज है अपने पास में रहने वाली है इसके धात्विक गुण रहने वाले। ध्यान से देखिएगा, तीसरा पॉइंट में लिखने जा रहा हूं यहां पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इसको आप यहां बोलते हो धात्विक गुण धर्म, इसको बोलोगे आप धात्विक गुण। अब देखना इसके धात्विक गुण धर्मों की यदि अपन बात करेंगे तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होती है कि आप जानते हो कि आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होती। अब देखो आप सॉलिड स्टेट का जब चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आपको तीन प्रकार के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, तीन प्रकार के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। एक तो फलक केंद्रित संकुल मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको काय केंद्रित संकुल, एक मिलेगा आपको षटकोणीय संकुल। तो देखो आपको तीन प्रकार की क्रिस्टल संरचना देखने को मिलती है। कौन कौन सी? पहले वाली तो होती है काय केंद्रित गणीय संरचना या संकुल बोल सकते हैं, काय केंद्रित गणीय संरचना। पहला तो हो गया काय केंद्रित गणीय संरचना। दूसरी अपन बात करेंगे तो वो हो जाता है आपका षटकोणीय गणीय संरचना, इसको बोला जाता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है HCT, हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक तो काय केंद्रित होगी, एक होगी आपकी षटकोणीय संरचना, और एक जो इसमें बनता है वो बनता है फलक केंद्रित गणीय संरचना या फलक केंद्रित गणीय संरचना। अब आप वहां पर क्या होने वाले हैं, आपके एटम्स होने वाले हैं, तो फलकों पे होने वाले हैं। अब फलक जानते हैं जैसे रूम होता है, आपके रूम में कितने फलक होते हैं? दो तो ऊपर होते हैं, दो दाएं बाएं होते हैं, समझे, और दो इधर होते हैं। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो फलक केंद्रित गणीय संरचना। षटकोणीय की बात करते हो षटकोणों की होता है, और काय की बात करते हो तो ठीक मध्य में होता है, बॉडी में सेंटर में होता है। जैसे अपना रूम है तो यहाँ पर सेंटर में कोई यदि आपका एटम रखा हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे? ये तीन प्रकार की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है। अब देखना, जिसके पास में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी धात्विक प्रकृति उतनी ज्यादा होती। तो धात्विक प्रकृति की अपन बात करते हैं या मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो समानुपाती होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आपके बढ़ते हैं तो आपकी धात्विक प्रकृति भी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली। जिसके पास में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी धात्विक प्रकृति उतनी ही ज्यादा होती। अब अपन बात करते हैं देखो कठोरता की, तो कठोरता भी क्या होती है? इससे रिलेटेड होती है, यानी कि जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होने वाला है? उसी की धात्विक प्रकृति आपकी ज्यादा होती। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि संक्रमण तत्व धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, ऐसा क्यों होता है?
क्वेश्चन आ सकता है कि संक्रमण तत्व होते हैं आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो सभी धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। ऐसा किस कारण होता है? उनमें क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण वो क्या करते हैं? धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ सॉरी NH2 कोष बना रहता है। अब देखना अपन यहां बात करेंगे तो स्कैंडियम से आप चलते हो किस ओर? जिंक की ओर चलते हो। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर आपका आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकिल, फिर आता है कॉपर, फिर आता है क्या? जिंक। समझे? इसकी बात करोगे इसका जो विन्यास रहता है आपका वो रहने वाला है यहां पर 3d1 4s। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d2 4s। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d3 4s2। ये होता है 3d5 4s1। इधर चलोगे 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1। समझे? और यहां यदि बात करोगे आप क्या हो जाएगा? 3d10 4s। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता। अब देखो इसकी बात करते हो आप यहां पर तो इसके पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? तो इस स्कैंडियम की जहां बात करोगे तो इसके पास केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम की बात करते हो, टाइटेनियम के पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? तो टाइटेनियम के पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो ट्यूब कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके पास में आप बात करोगे तो एक और ये। वेनेडियम की यदि आप बात करते हो तो वेनेडियम में क्या होने वाला है? 1 2 3 4 और ये 5 उपकोष। आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 2 और ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ n का मान लिख रहा हूं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्रोमियम की बात करते हो तो क्रोमियम की यदि आप बात करोगे 1 2 3 4 और ये 5। तो यहां पर इसके पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। n का मान इसके लिखता आया 1 आया, टाइटेनियम के लिए कितना आया? 2 आया, वेनेडियम के लिए 3, क्रोमियम के लिए 5। क्लियर है? फिर आप देखो मैग्नीज की बात करते हो 1 2 3 4 और ये 5। इसमें भी क्या हो रहा है? यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, 1 2 3 4 5। लेकिन 4s क्या हुआ है? यहां पर पूरा भरा हुआ। तो ये जो है स्पेशल केस मान के चलोगे आप, क्योंकि मैग्नीज में क्या होने वाला है? 3d5 कक्षक होता है और आपका ये 4s2 कक्षक होता है। 5 तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, s कक्षक इसका कंप्लीटली भरा हुआ है। इसी कारण मैग्नीज की आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो मिलती है विशेष संकुलित संरचना या क्रिस्टलीय संरचना। विशेष संकुलित क्रिस्टलीय संरचना। आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज की विशेष संकुलित क्रिस्टलीय संरचना क्यों देखने को मिलती है, तो कारण क्या बताओगे? उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होता है और 3d5 4s2 होने के कारण उसके पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और d उपकोष के और s कक्षक है, इसके मध्य क्या होता है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यदि आपको देखने को मिल रही है इस कारण वहां पर जो मैग्नीज होता है वो एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण करता। यहाँ पर क्या होने वाला है? फेरस की बात करते हो आप 1 2 3 4 और ये 5। देखोगे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने वाले? तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, 1 2 3 4 5 और ये छठवां इलेक्ट्रॉन फिर आपका पेयर्ड हो जाता है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। कोबाल्ट की यदि आप बात करते हो तो देखना 1 2 3 4 और ये 5 कोष हो गए। यहां पर आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये आपके 7। n का मान कितना आया? यहां पर आपके 3 आ गया। फिर देखना आप निकल की ओर जाते हो 1 2 3 4 और ये 5।
और निकल में क्या होने वाला है, यहां पर केवल n का मान आपका 2 ही रहने वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, n का मान कितना रहा, 2 रहा। कॉपर की बात करते हो तो कॉपर में क्या है, यहाँ पर आप देखते हो 1 2 3 4 5, n का मान 0 है। और इसकी बात करते हो जिंक के लिए, तो जिंक में क्या होने वाला है, आपका n का मान 0 रहने वाला। देखो पर मैंने लाइन लिखा है कि धात्विक प्रकृति होती है वो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती। चलो इसकी तो विशेष संरचना होनी है। आप जा रहे हो यहां से वेनेडियम तक, यानी स्केंडियम से वेनेडियम तक चले, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े क्या, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी। और आप जानते हो जिसके पास में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होने वाला है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज उसकी उतनी ज्यादा होती थी। यहां पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। ठीक है, कहां तक जा रहे हो, यहां आप क्रोमियम तक चलते हो तब। मैंने बताया कि मैग्नीज होता है उसकी विशेष संतुलित क्रिस्टल संरचना देखने को मिलती है। फिर इधर से इधर आप आते हो वापिस, अब क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसमें क्या आती है, कमी आ जाती है। इसको लिख दोगे आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यानी वो कम होते हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यदि आपकी कमी आती है, इसका मतलब आपकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, धात्विक गुण धर्म होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते। सीधा सा कारण क्या बताओगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आपको ये चीजें देखने को मिलती। क्लियर है? अब देखो, आपसे पूछा जाए धात्विक कठोरता के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता, तो आप क्या बताओगे, जिसके पास में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा होगी, और उसी के साथ साथ उसकी धात्विक प्रकृति है या मेटेलिक नेचर है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आप यहां पर बता देते हो, कठोरता भी बता सकते हो ना, धात्विक प्रकृति बता दी मैंने, ये कठोरता इसके समानुपाती होती है हार्डनेस। तो आप क्या बताओगे, कठोरता भी बढ़ती है जब आप कहां से कहां जा रहे हो, स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर जाते, यानी कि हार्डनेस का बढ़ना, कठोरता का बढ़ना। और लास्ट में यहां क्या देखने को मिलेगा आपको, कठोरता या जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है। उसका कारण क्या बताओगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब अपन उसकी बात करें। क्वेश्चन यह आ सकता है कि क्या कारण है कि आपके संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक बंध का निर्माण करते। तो कारण बता दोगे सीधा सीधा, कारण क्या बताओगे, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है और साथ में फोरस कक्षक के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनमें क्या देखने को मिलेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिसके कारण ये मेटेलिक नेचर दर्शाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, इस मेटेलिक नेचर से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इन पे। तो मेटेलिक नेचर के कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट है, इसके मेल्टिंग पॉइंट है, वो ज्यादा हो जाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन क्या आता है कि संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, उसका कारण क्या बताओ। एक तो प्रभावी नाभिक की आवेश होता है, आप जानते हो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इसका आंसर आप बताओगे, इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लिखा हूं, यानी कि प्रभावी नाभिक की आवेश जेड इफेक्टिव जिसको आप कहते हैं उसकी अधिकता और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, प्रभावी नाभिक की आवेश की तो क्या होती है, अधिकता होती है। और दूसरी बात क्या बताओगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
के कारण आपको यहां पर मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलती। इसके कारण क्या हो सकता है? इसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, संक्रमण धातु है, इसके बॉइलिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होते हैं? काफी उच्च होते हैं। इसके गलनांक है और इसके क्वथनांक है वो ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इसकी परमाणुीकरण की जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको क्या बोलोगे आप? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये सब आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये सभी क्या हो जाते हैं? इसके उच्च होते हैं, इस कारण के ऊपर बल धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, इसी कारण। समझे? इसके अलावा यहाँ पर इसमें आघात वर्धनीयता भी आपको देखने को मिलती है। आघात वर्धनीय का मतलब हो गया जैसे मंदिर की घंटी होती है तो आप उसको क्या करते हो? बजाते हो, तो वहां से बहुत अच्छी ध्वनि निकलती है, बहुत ज्यादा शोर की। इसमें इसके कारण आघात वर्धनीयता भी देखने को मिलती। तो ये हमने 3 पॉइंट क्लियर किए यहाँ पर। परमाणुीय आकार देखा, आयनन ऊर्जा देखा और अपने क्या देखा? धात्विक गुणधर्म देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसकी उत्प्रेरण के गुणधर्मों के बारे में, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल द बेस्ट।